का। एक बार वोट जाने दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, ये सारे मुद्दे बंद हो जाएंगे। आप लिख लीजिए कितने बार। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज के ऊपर जो पूरे देश में छाया हुआ है इस समय, हिजाब और हिंदू लड़की, हिंदू मुस्लिम लड़की के जो ड्रेस कोड को लेके बात किया जा रहा है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। देखिए, कोई गलत है कोई सही है, ये हम समझेंगे कैसे? ये समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे तो भैया आप इस देश में नहीं रह सकते, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये बात तो सच है। चलिए, आज ये जो हो रहा है ये तो आपको सारी न्यूज़ बता ही रही है, लेकिन क्या हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 से बात करते हैं। आर्टिकल 14 हमें कहता है राइट टू इक्वालिटी। माने क्या है? माने हमको कह रहा है कि जो भी कोई है पूरे इंडिया में वो सब कोई इक्वल है। वन नेशन वन रूल टू ऑल, ऐसी बात है। तो ये जो हमारा आर्टिकल 14 है वो हमको इक्वालिटी कहता है। अब मैं ये सारा आर्टिकल पहले बता लूं, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे ये सब सारा चीज को जोड़ूंगा। अब दूसरा चीज हमें ये कह रहा है कि आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये पूरा मुद्दा ही एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही शुरू हुआ है, तो वहीं पे बात करना ही बेहतर है। तो आर्टिकल 21A कहता है, 21 कहता है लाइफ एंड प्राइवेसी, एंड 21A माने हो गया कि सब क्लॉज ए। 21 का सब क्लॉज ए कह रहा है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो है हमारा आर्टिकल 21A में होता है। फिर आर्टिकल 25 कह रहे हैं, आर्टिकल 25 हमारा है राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन इन इंडिया। आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन हो गया। अब 26, 27, 28 माने इसमें क्या बताया गया है कि किस तरह से ये जैसे आप रिलीजन प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी मंदिर में जाएंगे। 26 में बताया गया है कि आप मंदिर में जाके कोई भी काम कम्युनिटी कर सकते हैं, माने कम्युनिटी बना के कर सकते हैं। अब यज्ञ हो चाहे कुछ भी हो, यज्ञ जैसे एक रूम बैठ कर अकेले तो यज्ञ करेगा नहीं, तो इसीलिए बताया गया कि आप अगर लोगों को भी लेके कर रहे हैं कोई भी रिलीजियस काम, उसमें भी कोई बाधा नहीं है। सेम ऐसे ही करता है 27 भी हम लोग को कुछ ऐसे ही बताता है, 28 भी। लेकिन यहाँ पे सबसे 28 हमें ये कहता है कि जो हमारा कम्युनिटी बनेगा वो कम्युनिटी कोई फोर्सफुली नहीं है। अब यहाँ पे 29 और 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 आर्टिकल माने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 29 और 30 जो है वो हमें कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक हो उनको हम प्रोटेक्शन दे। अब प्रोटेक्शन पहले धार्मिक से भी दे सकते हैं, धार्मिक भी प्रोटेक्शन उन्हें देना है, नॉन धार्मिक माने अगर कोई नॉन धार्मिक जो धार्मिक नहीं है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अल्पसंख्यक लोग जो लोग हैं उन लोगों के बारे में बताया गया है कि प्रोटेक्शन करें। क्यों ऐसा कहा गया है? अल्पसंख्यक को क्यों स्पेशली एक जगह दिया गया है? अब अल्पसंख्यक कैसे पता चलता है कि जैसे मान लीजिए इंडिया में हिंदू सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्पसंख्यक मतलब जो कम पॉपुलेशन है वो कहीं मतलब वो मुस्लिम हो गई, ऐसा नहीं है। जैसे मिजोरम हो गया, वो साइड के जितने भी हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसमें ना वो सब ज्यादा है, क्रिश्चियन ज्यादा है, तो वहाँ पे फिर हिंदू लेस पॉपुलेशन मतलब अल्पसंख्यक हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसको भी वहाँ पे मतलब ये स्टेट वाइज देखा जाता है कि कौन कहाँ पे अल्पसंख्यक है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा वो मिलेगा। जैसे पंजाब में आप पंजाबी आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, बंगाल में आपको बंगाली ज्यादा मिलेंगे। तो अल्पसंख्यक कौन हुए? जो ही माने वो है दूसरे कम्युनिटी से आने वाले। वैसे बंगाल में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कम है, कोई भी पॉपुलेशन कम है, 35% मुस्लिम है, बाकी इधर उधर से जोड़ जाड़ के 2-3% सिख हैं, फिर इधर उधर से थोड़ा बौद्ध है, और मतलब हमारा जो मिश्रण है ना वो सब कुछ में पड़ा हुआ है। मतलब बंगाल बहुत अच्छी जगह है। अब देखिए, ये जो केस है हिजाब वाला, ये केस आया है कर्नाटका से। अब कर्नाटका जो कह रहा है कि हिजाब पहन के नहीं आना, हिजाब और बुर्खा में अंतर है, ये बहुत जरूरी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक इमेज चल रहा होगा, तो पहला वाला जो है वो हिजाब है और लास्ट वाला जो है वो वाला है बुर्खा। अब बुर्खा में क्या होता है कि पूरा ड्रेस ढका हुआ रहता है। अब हिजाब में क्या है कि सिर्फ आपका स्कल से लेकर यहाँ तक ढका हुआ रहेगा। तो ये दोनों में ही एक विवाद उठा पड़ा है कि भाई हिजाब भी नहीं पहनना है, बुर्खा भी नहीं पहनना है। तो यार जो मना कर रहे हैं पहले वो ये बताए कि वो क्या जिम्मेदारी लेंगे मुस्लिम लड़कियों का पढ़ाई का? क्या हमें नहीं पता कि
ये यूसुफ जाई जो थी, मौलाना यूसुफ जाई के साथ क्या हुआ था, गोली चल गई थी उसके ऊपर सिर्फ पढ़ाई का, मैंने राइट टू एजुकेशन का बात करने के लिए। तो क्या इस चीज़ का हिंदू लोग वो लेंगे? और अगर आज हम उनको पढ़ने नहीं देंगे तो क्या हमारा देश और 50 साल बाद भी क्या ऐसे ही रहेगा? लोग हिजाब पहनेंगे या बुर्का के पहनेंगे, ये उनका पर्सनल चॉइस है, लेकिन क्या हमारा देश ऐसे बिना पढ़ा लिखा रहेगा? ऐसा तो नहीं रह सकता ना। हमें ये चीज मानना पड़ेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन बहुत ही कम है। एक तो लड़कियां दिक्कत से घर से लड़ के आ रही है पढ़ने, वहां पे डिस्टर्ब किया जाता है। देखिए आज अचानक से हिंदू स्कार्फ लेके घूमना, यार उन लोग तो बहुत पहले से किए हुए हैं ना। ऐसा तो नहीं कि अचानक से इन लोग हिजाब पहन के आने लगे। कल को लड़का अगर है माने स्कल कैप पहन के आता है कॉलेज के अंदर, तब आप बात कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम लड़के बहुत लोग हिजाब वो नहीं पहनते हैं, कैप नहीं पहनते हैं, बहुत लड़के हैं जो नहीं पहनते। इवन हिजाब भी बहुत लड़कियां नहीं पहनती, बहुत मुस्लिम लड़कियां नहीं पहनती। इवन मैं इस पर्पस को लेके एक मुस्लिम लड़की के साथ जो मेरी खुद की मेरे साथ काम करती है, उससे हम बात किए कि ये क्या पर्पस है, तो वो बोली जस्ट अ रिलीजन पर्पस है, रिलीजन के लिए हम लोग ये ऐसा पहनते हैं। तो आपको क्या लगता है ये सही है कि मतलब कोई लड़की को रोक देना एजुकेशन से? क्योंकि उनका हिजाब अगर आप लड़ के हाई कोर्ट तक बात पहुंच गई है, मुझे नहीं पता कल को क्या फैसला आएगा। अगर फैसला भी आता है तो क्या मतलब हम हिंदू लोग क्या ये मतलब देखिए मैं हिंदू हूँ तो मैं यहाँ पे अंगूठी भी पहनता हूँ, ठीक है, ये सब एस्ट्रो अंगूठीज हैं। यहाँ पे मैं कड़ा पहनता हूँ, ये तो गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल का कड़ा है। यहाँ पे मैं ये वो भी पहनता हूँ, मतलब भगवान का रस्सी जिसको कहते हैं रस्सी भी पहनता हूँ। यहाँ पे मैं जनेऊ भी पहनता हूँ, यहाँ पे ऐसे निकाल के नहीं दे सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम मुस्लिम लोगों के साथ भी है। ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि ड्रेस कोड को ही अलग कर दें एकदम। जैसे बुर्खा अगर पूरा पहन लेंगे, जैसे कि 4th वीक में आप देखे होंगे, तो बुर्खा में पूरा ढक लेंगे तो हमको समझ में कैसे आएगा कि आप मेरे कॉलेज के हैं किसी और के कॉलेज में। लेकिन एक और बात है कि कर्नाटका के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ड्रेस कोड भी नहीं है, ये भी याद रखना पड़ेगा। अगर ड्रेस कोड नहीं है तो वो बुर्खा पहन के आया या कुछ भी पहन के आया, उनसे हमको क्या मतलब, हम कैसे माना कर सकते हैं? तो हम यही आप कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल के थ्रू अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू चलेंगे तो गलत यहाँ पे मुस्लिम लड़कियां नहीं, ये हमको मानना पड़ेगा सबसे पहले। और गलत अब देखिए हिंदू लड़के अगर अचानक से स्कार्फ पहन के आ रहे हैं तो गलत वो भी नहीं है, दे आर ऑल्सो नॉट वायलेटिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये आप गुस्से से मत पहनिए ना। मतलब कल को अगर मान लीजिए वो 10 दिन के लिए हिजाब उतारते हैं तो क्या आप 10 दिन के लिए अपना रिलीजन छोड़ देंगे क्या? ये तो गलत बात है ना। हम क्यों छोड़ेंगे भाई? कुछ भी हो, अगर आप स्कार्फ पहन के जाना आप चाहिए, लेकिन कोई प्रोपेगेंडा कोई पर्पस क्यों दे रहे हैं यार? पर्पस देना बुरी बात है, पर्पस मत दीजिए। मेरा यही कहना है कि पर्पस मत दीजिए। आपको स्कार्फ पहन के घूमना यार, आप यूपी बिहार चले जाओ, यूपी बिहार में हर दूसरे आदमी के पास एक गमछा रहता है जो कि सैफरन कलर का ही मोस्टली रहता है। बहुत कम लोग हैं जो घर का गमछा जो लाल वाला है वो वाला यूज करते हैं। ज्यादातर गमछा वहीं का होता है, वो सैफरन कलर का होता है। वो लोग यूज क्यों करते हैं? बस धूप से अपने आप को बचा के रखने के लिए। अब हिजाब क्यों यूज होता है? कि अपने आप को बाहरी इंसान से बचाने, बाहरी इंसान के नजरों से बचाने के लिए। तो आप उस तरह से चलिए ना, आप ऐसे करके चीजों को मतलब मत देखिए। बहुत गलत बात है कि आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि उन लोग ऐसा कर रहे हैं। किसी के प्रभाव में आके कोई काम नहीं करना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलिए। उन लोग कॉन्स्टिट्यूशन, अब तो ऐसा समझ में आ रहा है ना कि मुस्लिम लड़कियां पहले से अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी हुई है या मुस्लिम लोग, क्योंकि भाई आर्टिकल उनको पता है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 सारा आर्टिकल उन लोग पढ़े कि हम लोग राइट टू इक्वालिटी इन प्रैक्टिसिंग ऑफ एनी रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी इन प्रैक्टिसिंग इन एनी रिलीजन अगर हो रहा है तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? आप बस किसी के कहने पे आ जाना, किसी पे कहने पे थोप देना, ये गलत बात है। हमारे देश में ये गलत है। अगर आपको पहनना है पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसकी वजह से मत पहनिए ना कि वो कर रही है या वो कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे। यार ये तो इससे तो लड़ाई बढ़ता रहेगा और हमारा देश ऐसे ही कोरोना से निकला है अभी तक से 100% नहीं निकला है। बस देखिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी को और पॉलिटिशियन को सिर्फ एक ही चीज का मुद्दा है, वो है वोट का। एक बार वोट जाने दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, ये सारे मुद्दे बंद हो जाएंगे। आप लिख लीजिए कितने बड़े पेपर में, जितने बड़े बड़े ये सब है ना पॉलिटिशियन, सारे के सारे बंद कर देंगे ये सारा चीज कि नहीं भाई मेरा पर्पस हो गया। क्योंकि भाई अब तो 5 साल बाद अगर आ भी जाते हैं सत्ते पे तो 5 साल बाद ही अब टर्न आउट करना है कि भाई या तो इलेक्शन फिर से करवा, फिर से जीतना, या तो फिर इसे। भाई आप कुछ भी करिए लेकिन किसी के प्रभाव में मत आइए, क्योंकि आप एक खुद में एक इंसान है।
खुद में आप आर्टिकल को लेके चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके चल रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, आपको पता नहीं है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जब आप जिस दिन इंडिया में पैदा हुए थे ना, किसी भी कोने में हो गए, किसी भी कोने में, आप फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। और फंडामेंटल राइट्स इतनी बढ़िया चीज है ना, अगर आप नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो जाके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि मेरा पूरा वीडियो दिया हुआ है, एकदम आर्टिकल तोड़ तोड़ के हम बताए हैं, एक एक आर्टिकल। तो वो वीडियो जाके देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि हमारा देश है कौन, मतलब आप देश को समझ पाएंगे। ये सारा चीज एकदम सही तरीके से नहीं जा रहा है। अगर आपको कुछ करना है, पहले आप जिम्मेदारी लीजिए कि वो सारी जो आपकी मुस्लिम बहनें हैं वो आपको रोज के रोज कॉलेज में आना चाहिए। अगर आप हिजाब भी उतार देते हैं, इसकी जिम्मेदारी कोई हिंदू भाई लेगा? कोई नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि भाई आपका पर्पस खत्म हो गया है। भाई पर्पस क्या? वो जो लड़की घर में बैठ गई, राइट टू एजुकेशन जो वायलेट हो गया, उसका क्या? वो क्या आप नहीं देखेंगे? आपको देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये आपका देश है, ये हमारा देश है, ये हम सबका देश है। इस देश को आगे बढ़ाना हमारा काम है। एपीजे अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे, वो क्या कुछ कम किए हैं हमारे देश में? आज अगर नासा को कोई झुका सकता है तो एपीजे अब्दुल कलाम झुका सकते हैं, और कोई नहीं। ऐसा कोई बंदा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, सब उसी के चट्टे पट्टे हैं जो खा के, उन्हीं का दिमाग खा के, मैंने वो जो रिसर्च पेपर लिखे हैं उसी रिसर्च पेपर पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हाथ में रख के चलिए, किसी के प्रभाव में मत आइए। जय हिंद, जय भारत।